हेलो स्टूडेंट्स, अगर जो आप उत्तराखंड से हैं, पॉलिटेक्निक या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं, दोनों सेम होता है। आज मैं आपको फिजिक्स सेकंड के इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स वगैरह है, नोट्स वो बताने वाला हूँ। आपको यहाँ पे इंग्लिश प्लस हिंदी नोट्स मिलने वाला है, वीडियो के एंड में मैं लगा दूंगा ताकि कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो, एंड थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर दूंगा। सेकंड सेमेस्टर में है तो आपको एक फिजिक्स सेकंड देखने को मिलता है। बाकी मैंने जो फोर्थ सेमेस्टर के हैं मैकेनिकल के, उनके लिए भी बना रखा है, एंड जो एक दो सब्जेक्ट है वो बाकी और भी ब्रांच से मैच कर जाते हैं। एंड इसके बाद मैं सिक्स सेमेस्टर का बनाने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी मैं वीडियो डालने वाला हूँ इम्पोर्टेंट, वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको बताना है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसका मतलब क्या है थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ, एंड इनके जो डिफरेंसेस है वो भी आपको लिखना है। रिफ्लेक्शन मींस, जैसे कि आप जानते ही हैं, जब प्रकाश लाइट किसी सतह से टकराकर वापस लौट आता है उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे कि आपने कोई भी टॉर्च या फिर कुछ भी आप एक मिरर पे मारते हैं तो वो कैसे वो रिफ्लेक्ट होके वापस बैक आ जाता है, उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। एंड जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन में आपको देखने को मिलता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और मुड़ जाता है, उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि आपने पानी के अंदर देखा होगा, पानी के अंदर आप कोई पेंसिल वगैरह डालते हैं या फिर आप कोई गिलास के अंदर कोई टॉर्च वगैरह मारते हैं तो कैसे वो वहां पे उसका जो मीडियम होता है वो चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और मुड़ जाता है, उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। आपको समझ में आ गया हूँ। जैसे कि मान लीजिए लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम गई, रास्ता बदल गया रिफ्रैक्शन में। अब इनके थोड़े बहुत मैं डिफरेंसेस बता देता हूँ। डिफरेंसेस में आपको देखने को मिलता है कि जैसे जो रिफ्लेक्शन है, लाइट वापस लौटती है, सेम मीडियम रहती है और मिरर में होता है ये। और जो रिफ्रैक्शन होता है, इसके जो डिफरेंसेस है, लाइट मुड़ जाती है, इसमें जो लाइट होती है वो मुड़ जाती है, मीडियम बदल जाता है। वाटर ग्लास में होता है, वाटर हो या फिर ग्लास हो, कांच का गिलास हो, उसमें ही आपको देखने को मिलता है। होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको दूसरा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो बताने जा रहा हूँ। वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। यहाँ पे है एक्सरे। एक्सरे क्या होता है एंड जो यूज ऑफ एक्सरे है वो क्या होता है। यहाँ पे आपको एक्सरे बताना है एंड यूज ऑफ एक्सरे बताना है कि होता है क्या है ये। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सरे एक प्रकाश सॉरी एक्सरे एक प्रकार की उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो शरीर के अंदर तक जाती है। आपने जब भी देखा होगा, जब आपको एक्सरे वगैरह कराना हो या फिर हाथ का कराना हो, पैर का कराना हो, कोई बोन वगैरह फ्रैक्चर हो गया हो, तो एक्सरे वगैरह आपने देखा होगा, कराते हैं तो कैसे अंदर की जो हमारी बोन्स वगैरह है वो सामने दिखने लग जाती हैं। तो एक्सरे का मतलब ये होता है कि वो जो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो पूरी जाती है और वहां से उसको स्कैन करके दिखा देती है। अगर जो थोड़ा सा और अच्छे वे में बताता हूँ तो मान लीजिए एक इनविजिबल ना दिखाई देने वाली किरण है, जो कि नहीं दिखाई देती है, उस टाइप की वो एक किरण है, एक रेज है जो शरीर के अंदर तक पहुंच सकती है। होप आपको समझ में आया होगा। जैसे कि उदाहरण में आप समझ सकते हैं, जब डॉक्टर हड्डी बोन चेक करते हैं, एक्सरे करते हैं, ताकि मालूम चल सके कि कहाँ से हड्डियां ब्रेक हुई हैं, कहाँ से हड्डियां नहीं ब्रेक हुई हैं। तो ये पढ़ लेना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके गाइस। अब इसके मान लीजिए जो यूजेस हैं, वो यूजेस क्या होते हैं। यूजेस में क्या होता है कि हड्डी का फ्रैक्चर जब देखना होता है, दांत तीत चेक करना होता है, तो एक्सरे वगैरह का सब यूज होता है। होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे जो आपको इम्पोर्टेंट जो तीसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने को मिलता है वो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ये आपको बताना है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
जितने बताने वाला हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लेना है, कोई भी पॉइंट आपको मिस आउट नहीं करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो मात्रा है जो बताती है कि किसी सतह सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है। होप आपको समझ आएगा कि कितनी लाइंस वगैरह वहां सतह से जो सरफेस है वहां से गुजर रही होती है, तो वो वहां पे आपको बताता है। जैसे कि मान लीजिए जितनी ज्यादा फील्ड लाइन सरफेस से गुजरेगी उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। होप आपको समझ में आया होगा। बाकी मैं नोट्स वगैरह लगा दूंगा, बहुत आसान होंगे। आपको वहां पे तीन से 3 से 4 सेकंड इंग्लिश का होगा, देन वही सेम आपको हिंदी में मिलेगा 3 से 4 सेकंड का। तो आपको कोई भी इशू नहीं होगा। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट्स वगैरह हैं सब मैं लिख के आपको दे दूंगा, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा। एंड जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो फोर्थ आपका टॉपिक है वो है आपका सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर क्या होता है ये आपको पढ़ना है, और जो भी इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट्स वगैरह होंगे वो पढ़ लेना है। थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। सेमीकंडक्टर वो पदार्थ है जिसकी विद्युत चालकता कंडक्टिविटी चालक कंडक्टर और कुचालक इंसुलेटर के बीच होती है। ओके, जैसे कि मान लीजिए यह ना पूरी तरह बिजली चलाता है और ना ही पूरी तरह रोकता है। मीन सेमी कंडक्टर ना पूरी तरह ये बिजली को रोकता है ना बिजली को पूरी तरह चलाता है, इसलिए इसको सेमी कंडक्टर कहा जाता है। मतलब 50-50 एक तरीके से। उदाहरण में आप अगर जो समझेंगे तो जैसे कि आपका सिलिकॉन, आपका सिलिकॉन हो गया SI, और आपका जर्मेनियम हो गया जैसे कि जी। तो ये सब चीजें जो आपके सेमी कंडक्टर एक तरीके से होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इनका जो काम है वो क्या है, तो ये सब आपको पढ़ लेना है। एंड जो यहाँ पे आपको फिफ्थ इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने को मिलता है वो है आपका लेजर। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड इसके यूज़ क्या है, इसके एप्लीकेशन क्या है, वो पढ़ लेना है। लेजर आपने देखा होगा, बेसिकली लेजर क्या है, एक टारगेट को कैच करता है। टारगेट मीन्स अगर जो आपको कहीं पे शूट करना हो, किसी ऑब्जेक्ट को कटिंग करना हो, चाहे आपको ड्रिलिंग करना हो, चाहे आप कुछ भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो लेजर एक बहुत महत्वपूर्ण वहां पे वर्क करता है कि एकदम से आपका पॉइंट करता है, एकदम जो आपका एक्यूरेट होता है। जो एक्यूरेट मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको एक्यूरेट वहां पे लेजर बीम से वहां पे लाइन जाती है, एंड उसके बाद वहां पे वर्क प्रोसेस होता है। तो लेजर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है रियल लाइफ में भी। जैसे कि जो लेजर होता है, लेजर एक ऐसी प्रकाश किरण है जो बहुत अधिक तीव्र, मीन्स जो बहुत इंटेंस होती है, सीधी स्ट्रेट और एक ही रंग सिंगल वेव सॉरी गाइस, सिंगल वेवलेंथ की होती है। मतलब जैसे कि मैंने बताया, काफी एक तेज लाइट होती है, इंटेंस लाइट होती है, जो कि एकदम से ऑब्जेक्ट पे बहुत एक्यूरेटली वहाँ पे आपका जो है पॉइंट एंड शूट करती है, एक तरीके से कहा जाए तो। जैसे कि थोड़ा सा और अच्छे से बताओ, तो जो लेजर लाइट होती है बहुत तेज होती है, सीधी लाइन में चलती है, फैलती नहीं है। आपने लेजर बचपन में आपने चलाया होगा कैसे, जब वो रेड कलर की होती थी, आप बटन प्रेस करेंगे तो वहां पे बहुत दूर तक आपको एक लेजर लाइट दिखती थी, एक लेजर बीम दिखती थी, जो कि एकदम से आपकी बहुत दूर की रेंज में वो दिखाई देती थी। तो अब आपके समझ आ रहा होगा। एंड जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे सिक्स इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका यहाँ पे ओम्स लो। ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में तो आता ही आता है ये। थोड़ा सा आप ये देखेंगे कि जो ओम्स लॉ होता है क्या मतलब होता है, वो कहना क्या चाहता है, ओम्स लॉ में आप क्या पढ़ते हैं ये देख लेंगे। ओम का नियम कहता है कि किसी चालक में धारा करंट का मान वोल्टेज से समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यदि तापमान स्थिर रहे। ओके गाइस, समझ आओ। जैसे कि मान लीजिए जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतनी ज्यादा करंट होगी, और जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा वोल्टेज होगी।
मतलब ये होता है। जैसे कि लेकिन जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब जो टेम्परेचर होता है वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए। और इसके जो फॉर्मूलेस वगैरह है वो भी आप देख लेंगे, जो फॉर्मूले होते हैं वी आई इक्वल टू आई आर, ये पढ़ लेना है आपको। जैसे कि जो वी होता है आपका वो वोल्टेज हो गया, आई हो गया वो आपका करंट हो गया, एंड जो यहाँ पे आर होता है रेजिस्टेंस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, वो भी आप बता सकते हैं। वोल्टेज क्या होता है वो भी पढ़ लेंगे, करंट क्या होता है वो भी पढ़ लेंगे, तो ज्यादा ही अच्छा रहता है। और एग्जाम्पल में अगर जो बता तो मान लीजिए जो वोल्टेज है, वोल्टेज बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। होप समझ में आ रहा होगा आपको। और जैसे कि मान लीजिए जो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट कम होगा। इसमें क्या होता है, जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, जो रेजिस्टेंस होता है अगर जो वो इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे जो आपका करंट होगा आई, वो डिक्रीज होगा, मीन्स कम होगा। ओके गाइस, समझ में आ रहा होगा आपको। एंड जो नोट्स है वो लगा दूंगा तो और भी आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एंड जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बाकी जो और भी आपके बहुत सारे इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है, ये पढ़ लेना है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है वो पढ़ लेना है। जैसे कि इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें आप क्या पढ़ते हैं, क्या आप इसमें समझ सकते हैं। जैसे जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होता है, किसी चालक की विद्युत आवेश मीन्स चार्ज को संचित स्टोर करने की क्षमता को कैपेसिटेंस कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु कितनी बिजली चार्ज जमा करती है, वही उसकी कैपेसिटेंस होती है। जो भी चीज हो गई, बिजली कितना चार्ज करती है, कितना जमा करती है, उसे कैपेसिटेंस कहते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। जैसे कि अगर जो उदाहरण मैं आपको बता दूं, तो कैपेसिटर जो सर्किट्स में होते हैं वो चार्ज स्टोर करता है। होप आपको समझ में आया होगा। एंड यहाँ पे जो आपको नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने को मिलता है वो है आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है ये देख लेंगे, कि जैसे कि मान लीजिए रिफ्लेक्शन एक तरीके से जब लाइट किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है, जो मतलब इसके एक तरीके से जो लॉज कहेंगे, कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक मिरर है, आप मिरर पे जब भी कोई लाइट वगैरह मारते हैं तो कैसे वो बाउंस बैक आती है। तो इसके आपको बेसिकली दो नियम है यहाँ पे, आपको दो इसके लॉज देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो पहला लॉज है वो है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस पहला है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसमें क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस में आपका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, मीन्स देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जितने कोण से लाइट आती है उतने ही कोण से वापस जाती है। इसमें आपका यही होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस में आपको देखने को मिलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस में जितने कोण से लाइट आती है उतने ही कोण से वापस चली जाती है। ये आपको याद रखना है। इसके दो मुख्य लॉज है, मतलब आपकी जो आप लाइट देखते हैं, लाइट जितने कोण से आती है उतने ही कोण से वापस चली जाती है, मतलब जितने साइड से रिफ्लेक्ट होती है उतने साइड से रिफ्लेक्ट होके चली भी जाती है। ये पहला है। अब इसमें आपको दूसरा जो देखने को मिलता है वो है आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में होते हैं। मतलब जैसे कि तीनों एक ही सीधी सतह प्लेन में होती है। और भी अच्छे से समझा देता हूँ। लाइट आई मीन्स लाइट जो है आई एक जगह वो टकराती है, देखा होगा आपने, एक जगह वो वहां पे टकराती है, देन उसके बाद बराबर एंगल से वापस गई, मतलब लाइट जो है वो गई
और देन वापस आके बाउंस बैक हो गई, एक ही तरीके से एक ही साइड से गई और एक ही साइड से वापस बैक आ गई। ये दूसरा लॉज है। जैसे कि इसमें क्या होता है कि जैसे आप मिरर में आप अपना फेस दिखाते हैं, जब आप चेहरे में आप देखते हैं अपना फेस, तो ये किस तरीके से जाती है और एक ही साइड से वापस आ जाती है। ओके, देन अब मैं इसमें आपको थोड़े से कुछ लॉज वो सॉरी आपको कुछ थ्योरी थ्योरम बताने वाला हूँ। तीन चार थ्योरम है, थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। और ऐसा है कि अगर जो थ्योरम में थोड़ा बहुत भी लिख देंगे तो एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर मिल जाते हैं। और इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसलिए आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जो पहला है वो है आपका गैस थ्योरम, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड जो दूसरा है वो है आपका बोर बोर थ्योरी। तो ये दोनों को आपको पढ़ लेना है, एंड थोड़ा बहुत इसके रिलेटेड आप समझ भी जाएंगे तो आप मतलब कैपेबल हो जाएंगे कि एग्जाम में लिखना क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो थोड़ा बहुत दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि जो भी कंफ्यूजन वगैरह हो दूर हो जाए, एंड नोट्स आप देखोगे तो और भी आपको आसान लगे। जो पहला थ्योरम है वो कहने का मतलब है, उसमें क्या कहता है, किसी भी बंद सतह जैसे क्लोज सरफेस से गुजरने वाला कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उस सतह के अंदर मौजूद कुल चार्ज के अनुपाती होता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी बंद सरफेस के अंदर चार्ज है तो उसे अनुसार फ्लक्स निकलेगा। समझ में आया होगा। अगर किसी बंद सरफेस के अंदर चार्ज है तो उसके अनुसार फ्लक्स निकलेगा, ये थ्योरम कहता है। तो इसमें पढ़ लेना है। उदाहरण में आप देखेंगे कि एक स्फीयर के अंदर चार्ज रखा है तो उससे फ्लक्स निकलेगा। अगर जो एक स्फीयर रखा है तो उसके अंदर से फ्लक्स निकलेगा। अगर जो आप इसके कुछ इम्पोर्टेंट जानेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो क्लोज्ड सरफेस होना जरूरी है, फ्लक्स चार्ज पर डिपेंड करता है। नोट्स देखेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। एंड जो यहाँ पे बोर थ्योरी है वो कहती है कि बोर ने बताया है कि इलेक्ट्रोन्यूक्लियस के चारों ओर निश्चित कक्षाओं मीन्स ऑर्बिट में घूमते हैं। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन रैंडम नहीं घूमता है, वह फिक्स्ड पाथ ऑर्बिट में घूमता है। जो इसमें आपके जो इलेक्ट्रॉन रैंडम नहीं घूमते हैं, वो फिक्स्ड पाथ ऑर्बिट में घूमता है। अगर जो इसके जो मुख्य पोस्ट्यूलेट्स देखेंगे, नियम देखेंगे, उसमें क्या होता है कि आपके जो तीन नियम है इसके, तो इसमें जो पहला है वो है आपका इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है। जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फिक्स्ड रहता है, ऑर्बिट में घूमता है। इसमें क्या होता है कि एनर्जी कांस्टेंट रहती है। एंड जो दूसरा देखने को मिलता है वो है आपका ऑर्बिट चेंज पर एनर्जी चेंज होती है। जो ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट के जो चेंज पर एनर्जी जो होती है वो भी चेंज होती है। इलेक्ट्रॉन जो इसके इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता या छोड़ता है। जो दूसरे में है इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है या छोड़ता है। एंड जो तीसरा पॉइंट है इसमें है एंगुलर मोमेंटम रूल। इसमें क्या है, इसमें आपको देखने को मिलता है जैसे कि मान लीजिए mvr इक्वल टू NH2 पाई। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर जो ना समझ में आ रहा हो, जैसे कि जो इसमें ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो mvr इक्वल टू NH स्लैश आपका जो 2 पाई है वो, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, जो m होता है वो आपका मास होता है, v होता है वेलोसिटी है, और जो r है वो आपका रेडियस होता है। एंड जो यहाँ पे आपका n होता है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, h जो होता है आपका प्लैंक कांस्टेंस, एंड जो आपका 2 पाई होता है वो कांस्टेंट सर्कल से रिलेटेड होता है।
अब आपको समझ में आया होगा। एंड बाकी आपका जो भी और भी इम्पोर्टेंट आपके जो भी क्वेश्चंस है और टॉपिक्स है वो मैं अब लगा देता हूँ, नोट्स लगा देता हूँ, तो आप देख के पढ़ लेंगे। ताकि और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि इसमें जैसे कि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होता है, इसके जो टाइप्स हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट किसी चालक मीन्स जो कंडक्टर होता है में विद्युत आवेश चार्ज के प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे मान लीजिए जब इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, जो बिजली होती है जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं तो करंट बनता है। जो करंट होता है आपको क्या लगता है वो डायरेक्ट आ जाती है? नहीं, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके अंदर जब उनकी मूवमेंट होती है वो चलते हैं, उसकी वजह से बिजली बनती है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए, यानी कि चार्ज जो है, चार्ज का फ्लो जो होता है फिर करंट होता है। जब चार्ज का फ्लो होता है तब जाके करंट बनता है, ये मालूम होना चाहिए आपको। जैसे कि मान लीजिए तार जो होता है, तार वायर में जब बिजली बहती है, मतलब जो फ्लो करती है, बिजली फ्लो करती है, बल्ब जलता है, यानी करंट उसमें है। यही करंट है एक तरीके से। जब वायर के अंदर बिजली फ्लो करती है, बल्ब जलता है, यही करंट है। जब बिजली उसके अंदर आ जाती है, आपके जो इलेक्ट्रॉन आपके मूव करते हैं, उसके वजह से आपके जो बल्ब वगैरह है वो जलते हैं, उसी आपका बिजली कहा जाता है। तो ये पढ़ लेना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। छोटी छोटी जो चीज़ें होती है काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल होती हैं, जो कि आपको पढ़ लेना चाहिए। अब जो आपको नेक्स्ट देखने को मिलता है वो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है वो पढ़ लेना है आपको। जैसे मान लीजिए जब किसी धातु, धातु मीन्स मेटल, की सतह पर प्रकाश, लाइट आती है, मतलब जब उस पे डालने से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसे फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव कहते हैं। जब भी लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन बहते हैं, जो लाइट होती है, लाइट डाली जाती है, उसके अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके फ्लो करते हैं, मीन्स निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहर निकलते हैं। यही आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जब क्या होता है, लाइट डाली जाती है, इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। उदाहरण में अगर जो आप देखेंगे, सोलर पैनल हो गया आपका, लाइट से बिजली बनती है। जो सोलर पैनल होता है वो लाइट से बिजली बनती है, जो लाइट्स होती हैं। अब अगर जो आप ये सोचेंगे कि ये किस तरीके का होता है, कैसा होता है, लाइट मेटल पर गिरती है, जो आपका लाइट होता है वो मेटल पे गिरती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। अगर जो आप इसके कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जो लाइट एनर्जी होती है उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। मिनिमम एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जरूरी होती है, इंस्टेंट इफेक्ट होता है। और थोड़ा बहुत और भी बता दूं कि जो ये होता है, जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, मीन्स प्रकाश के कारण धातु से इलेक्ट्रॉन निकालना फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव होता है। इसके अंदर से जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बाहर निकालना ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। होप आपको समझ में आया होगा। शॉर्ट वे में देखेंगे, जो यहाँ पे लाइट है इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन आउट हो जाती है। होप समझ में आएगा। और भी जो भी इसके रिलेटेड इम्पोर्टेंट हो वो मैं लगा देता हूँ, और पढ़ लेना है ताकि कोई भी आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए। एंड किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। एंड मेरा जो इंस्टाग्राम है वो है स्पार्क माई डॉट माइंड। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि आपको कुछ ना समझ आ रहा हो,
कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो या फिर कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चाहे आप वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। एंड चैनल को लाइक कर दें। एंड बाकी आपके जो भी आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके जो कजन्स हो गए, आपके जो रिलेटिव्स हो गए, आपके सिस्टर हो गई, आपके जो भी है उनको शेयर कर दे ताकि एग्जाम में उनकी जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह है वो दूर हो जाए। एंड इतने इजी नोट्स बनाए हैं कि आप पढ़ोगे तो आप खुश हो जाओगे। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो आपका नेक्स्ट वीडियो है वो होने वाला आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन का सेकंड पार्ट। मैं ऐसे ही इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे हाथ फ्रैक्चर हो रखे हैं, एक्सीडेंट हो गया था, तो इसीलिए मैं प्रॉपर इतना लिख नहीं पाता हूँ। बाकी मैं जितना हो पाता है आप लोगों के लिए करना मैं उतना कर देता हूँ। एंड इंग्लिश का देखने को मिलने वाला है, इंग्लिश में बताने वाला हूँ कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह है, टॉपिक्स है, वो कौन से आते हैं। जैसे कि आपका बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, एंड इसमें जो कम्युनिकेशन है वो क्या होते हैं, और भी बहुत सारे हैं। जैसे कि आपका एजेंडा क्या होता है, और इसमें आपके और भी बहुत सारी चीजें ऐसे पूछी जाती हैं, तो वो आप मैं एग्जाम में आपके आने से पहले आपको बता दूंगा, वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आपका एग्जाम में बहुत हेल्प हो पाए। ओके गाइज, आप नोट्स देख लीजिए।